आग का जो विज्ञान है ना, वो आमतौर पर बहुत सीधा और स्पष्ट होता है। बिल्कुल। देखिए, ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी, बस इन 3 चीजों को मिलाइए और आग जल उठेगी। इनमें से किसी एक को भी हटा दीजिए तो आग बुझ जाएगी, राख बन जाएगी, है ना? एकदम सही। बहुत दुनिया में चीजें इसी तार्किक तरीके से काम करती हैं। हाँ। लेकिन जब हम मानवीय भावनाओं और समाज के दबे हुए काले अतीत की दुनिया में जाते हैं ना, तो ये सरल सा विज्ञान पूरी तरह फेल हो जाता है। बिल्कुल फेल हो जाता है। क्योंकि जब अपराध बोध या कह लें गिल्ट की आग सुलगती है, तो उसे किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। वो बिना किसी ईंधन के भी सुलग सकती है, पीढ़ियों तक सुलग सकती है और सब कुछ तबाह कर सकती है। और यही वो बिंदु है, मतलब यही वो जगह है जहां लोक कथाएं और डरावनी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं रह जाती। वो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन बन जाती हैं। आज के इस गहरी चर्चा के केंद्र में जो हमारी स्रोत सामग्री है, द इटर्नल एम्बर्स ऑफ बेलापुरा सेमेट्री, वो बिल्कुल ऐसा ही एक अध्ययन है। बिल्कुल। और आज इस स्रोत सामग्री के अंशों पर हमारी इस डीप डाइव का उद्देश्य सिर्फ कोई भूतिया किस्सा सुनाना नहीं है। राइट। बेलापुरा नाम का ये जो गांव है, जो बाहर से देखने में बहुत शांत और हरियाली से भरा लगता है, इसके किनारे पर एक पुराना शमशान घाट है। और कहानी का मुख्य रहस्य ये है कि वहां की जो आखिरी चिता थी ना, वो कभी बुझी ही नहीं। वो आज भी जल रही है। हाँ, तो इस कहानी के जरिए हम समाज में फैले अंधविश्वास, मॉब जस्टिस या भीड़ के न्याय के खौफनाक परिणामों और उस सामूहिक अपराध बोध को डिकोड करेंगे। और ये भी समझेंगे कि इंसान का सबसे बड़ा डर कोई अदृश्य शक्ति नहीं होती, बल्कि उसके खुद के अतीत के रहस्य होते हैं। बिल्कुल। अगर आप इस स्रोत सामग्री को ध्यान से देखें तो बेलापुरा गांव के लोगों का जो रोजमर्रा का व्यवहार है, वो अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक केस स्टडी लगता है। कैसे? थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, कहानी में साफ बताया गया है कि सूरज ढलते ही गांव के सारे लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। हाँ, दरवाजे बंद। बिल्कुल। शमशान की ओर जाने वाला रास्ता एकदम वीरान हो जाता है और वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी रोने की, कभी हंसने की, तो कभी किसी का नाम पुकारने की। बाप रे। और गांव के बुजुर्ग इस पूरी खौफनाक स्थिति को बस एक लाइन में समेट देते हैं कि शमशान घाट में जो आखिरी चिता जली थी, वो आज तक बुझी नहीं है। ये दिनचर्या मुझे एक बहुत ही दिलचस्प विचार की तरफ ले जाती है। मतलब अगर आप सोचें तो गांव वालों का हर शाम खुद को घरों में बंद कर लेना, ये एक तरह का मानसिक क्वारंटीन लगता है। मानसिक क्वारंटीन, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? क्योंकि देखिए, जब कोई बीमारी या महामारी फैलती है तो संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में कैद होते हैं। लेकिन बेलापुरा के लोग बाहर के किसी वायरस या किसी असली भूत से नहीं छिप रहे हैं। तो वो किससे छिप रहे हैं? वे असल में अपने ही अंदर के अपराध बोध से छिप रहे हैं। दरवाजों पर ताला लगाना उनके लिए बस एक रोजमर्रा का ऐसा अनुष्ठान बन गया है जो उन्हें झूठी तसल्ली देता है कि चलो, हम अपने अतीत से सुरक्षित हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस खामोशी और छिपने की प्रवृत्ति के पीछे एक बहुत ही जटिल सामूहिक मनोविज्ञान काम कर रहा है। बिल्कुल। क्या होता है ना, जब कोई पूरा समुदाय किसी भयानक सच को दफनाने का फैसला करता है, तो वो खामोशी कभी खाली नहीं होती। वो एक बहुत ही सक्रिय प्रयास होता है सच को दबाए रखने का। राइट। मतलब वो रोज कोशिश कर रहे हैं उसे भूलने की। एकदम सही। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो अनबुझी चिता कोई जादुई आग नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? वो दरअसल एक सामाजिक ऋण या सोसाइटल डेट का रूपक है। एक ऐसा कर्ज जिस पर पीढ़ियों से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग रहा है। अरे वाह, ये बहुत गहरा विचार है। हाँ, क्योंकि जब किसी सच्चाई को बिना उसका समाधान किए दफना दिया जाता है ना, तो वो सामूहिक जमीर की राख के नीचे सुलगती रहती है। शमशान से आने वाली वे जो आवाजें हैं, वो असल में उनकी अपनी ही खंडित अंतरात्मा की गूंज है। उनकी अपनी ही आवाजें। और इसी सामूहिक खामोशी के बीच कहानी में एक किरदार की एंट्री होती है, रवि। हाँ, 20 साल का वो निडर लड़का। बिल्कुल। रवि पुरानी पीढ़ी के बनाए गए इन खौफनाक नियमों को नहीं मानता। जब वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो रात को शमशान जाएगा, तो उसे बाकायदा चेतावनी दी जाती है कि वहां जाने वाले वापस नहीं आते। हाँ, फिर भी वो रात 12 बजे एक टॉर्च और अपना मोबाइल लेकर निकल पड़ता है। मुझे तो रवि का ये कदम उस आधुनिक खोजी पत्रकार की तरह लगता है जो वॉर जोन में घुस जाता है। एकदम सही, जो बिना किसी सुरक्षा के सीधे वॉर जोन में घुस जाता है। उसे बस ये जानना है कि पर्दे के पीछे का सच क्या है, भले ही जोखिम कितना भी बड़ा हो। क्या आपको नहीं लगता कि ये बेवकूफ़ी भी हो सकती है? देखिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
रवि का ये कदम बेवकूफ़ी से ज़्यादा पुरानी पीढ़ी के अंधविश्वास और नई पीढ़ी के तर्क के बीच के टकराव का प्रतीक है। उसकी ये यात्रा सिर्फ शमशान तक की कोई भौतिक यात्रा नहीं है। वो दरअसल उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रहा है जो समाज ने डर के आधार पर खींची है। और जब रवि शमशान में पहुंचता है तो माहौल सच में उसके तर्क को चुनौती देने लगता है। बिल्कुल, टॉर्च का झिलमिलाना, ठंडी हवा, अध जली लकड़ियां और वो अदृश्य कदमों की आहट, ये सब उस वैचारिक संघर्ष का बाहरी रूप है जो रवि के दिमाग में चल रहा है। लेकिन कहानी का सबसे जोरदार हिस्सा तो वो है जब अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है और फिर एक आवाज आती है, तू यहाँ क्यों आया है। ये लाइन बहुत पावरफुल है ना? मतलब क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये सवाल सिर्फ किसी भूत का नहीं है? ये असल में उस पूरे रूढ़िवादी समाज का सवाल है जो सच खोदने वालों से नफरत करता है। बिल्कुल, मैं भी यही सोचती हूँ। ये एकदम उसी सामाजिक प्रतिरोध की आवाज है। देखिए, कोई भी समाज जिसने सालों तक एक झूठ को पाल पोस कर बड़ा किया हो, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि कोई बाहरी या नई पीढ़ी का लड़का उन पुरानी कब्रों को खोदे? नहीं कर सकता बर्दाश्त। इसीलिए जब रवि पलट कर कहता है, मैं सच जानना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ एक अदृश्य शक्ति को नहीं बल्कि उस पूरी दमनकारी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। और रवि की इसी निडर चुनौती के कारण वो 20 साल पुराना रहस्य राख से बाहर आता है। वो भयानक सच। हाँ, सामने की चिता से आग अचानक भड़कती है और एक आधा जला हुआ आदमी प्रकट होता है जिसकी आंखें एकदम लाल हैं। लाल आंखें, हाँ। वो अपना नाम रामलाल बताता है और यहाँ इस स्रोत सामग्री का असली खौफनाक सच सामने आता है। 20 साल पहले असल में क्या हुआ था? रामलाल बताता है कि 20 साल पहले गांव वालों ने उसे चोर समझकर बिना किसी सबूत के जिंदा जला दिया था। उफ। जबकि वो पूरी तरह बेगुनाह था। मैं तो कड़ाई से ये बात कहूंगा कि इस पूरी कहानी में असली हॉरर कोई लाल आंखों वाला भूत नहीं है। तो क्या है? असली डर तो वो क्रूरता है जो 20 साल पहले जीवित इंसानों ने, उन गांव वालों ने की थी। रामलाल की वो डरावनी शक्ल उन गांव वालों के घिनौने कृत्य का सिर्फ एक आईना है। बिल्कुल सही कहा मैंने। और अगर हम भीड़ के मनोविज्ञान या मॉब साइकोलॉजी को खंगालें तो ये आईना और भी भयानक सच दिखाता है। वो कैसे? देखिए, ये भीड़ के न्याय का, मॉब जस्टिस का एक क्लासिक उदाहरण है। जब कोई भीड़ न्याय करने निकलती है तो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसे डी-इंडिविजुएशन कहते हैं। डी-इंडिविजुएशन मतलब अपनी पहचान खो देना? हाँ, बिल्कुल। भीड़ में शामिल एक आम इंसान अपनी व्यक्तिगत नैतिकता पूरी तरह खो देता है। वो भीड़ के अंधे गुस्से को अपना लेता है। वहां कोई अदालत नहीं होती। कोई अदालत नहीं, कोई सबूत नहीं मांगा जाता। रामलाल का ये दर्द कि मैं बेगुनाह था, ये दिखाता है कि कैसे एक समाज बिना सबूत के एक बलि का बकरा ढूंढ लेता है, सिर्फ अपने किसी सामूहिक डर को शांत करने के लिए। राइट। और ये बिना सबूत दी गई सजा पीढ़ियों को श्रापित कर देती है। और ये बात रामलाल के क्रोध में भी दिखती है। वो कहता है कि अन्याय कभी उसी जगह पर खत्म नहीं होता जहां वो शुरू हुआ था। बिल्कुल। रामलाल कहता है, जिस दिन मुझे जलाया गया उसी दिन से ये शमशान श्रापित हो गया। हर साल यहाँ एक आत्मा फंस जाती है और अब तेरी बारी है। ये मुझे ऐसा लगता है कि आघात या ट्रॉमा कैसे एक ब्लैक होल बन जाता है। आप एकदम सही दिशा में सोच रहे हैं। एक अनसुलझा अन्याय बिल्कुल एक ब्लैक होल की तरह ही काम करता है, जो सब कुछ निगल लेता है। हाँ, वो अपने आसपास की हर मासूम चीज को निगलने लगता है। अब देखे ना, रामलाल का जो दर्द था वो अब एक अंधे प्रतिशोध, एक रिवेंज में बदल चुका है। उसे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि रवि निर्दोष है या रवि ने उसे नहीं जलाया था। आघात का ये बहुत ही कड़वा सच है कि अगर इसका उपचार ना किया जाए तो पीड़ित स्वयं एक शोषक बन सकता है। और इसी अंधे प्रतिशोध का शिकार होती है कहानी की एक और अहम किरदार, मीरा। मीरा का आना कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। जब रवि उस शमशान में फंस जाता है, भागने की कोशिश करता है और उसके पैर जमीन में धंसने लगते हैं, तब सफेद साड़ी पहने, आंखों में आंसू लिए मीरा वहां आती है, जो खुद 15 साल से वहां फंसी हुई है। हाँ, मीरा खुद वहां फंसी है। फिर भी वो रवि को बचने का उपाय बताती है कि उसे अधजली चिता की आग बुझानी होगी, रामलाल की धमकी के बावजूद। राइट। मुझे तो मीरा का किरदार किसी विसल ब्लोअर की तरह लगता है। एक ऐसा इंसान जो खुद एक भ्रष्ट और खतरनाक सिस्टम के अंदर फंसा है, लेकिन फिर भी सच का साथ देता है। बिल्कुल। पर सोचने वाली बात यह है कि मीरा ने रवि को बचाने का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? हाँ, क्योंकि मीरा उस निर्दोष वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है
जो किसी और के किए पाप का खामियाजा भुगत रहा है। रामलाल के श्राप का खामियाजा। हाँ, रामलाल का श्राप तो गांव वालों के लिए था, लेकिन मीरा जैसी मासूम आत्माएं उस क्रॉस फायर में फंस गईं। यहाँ इस कहानी में एक बहुत गहरा द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। कैसा द्वंद्व? रामलाल प्रतिशोध का प्रतीक है, रिवेंज है, जबकि मीरा मुक्ति या रिडेम्पशन है। मीरा जानती है कि हिंसा के इस चक्र को तोड़ने का तरीका एक और हत्या करना नहीं है, बल्कि उस मूल आग को बुझाना है जहां से ये सब शुरू हुआ था। एकदम सही। और वो आग बुझाने का तरीका कोई आसान काम या जादुई मंत्र नहीं है। कहानी का ये हिस्सा बहुत ही प्रतीकात्मक है। रवि को अपने नंगे हाथों से उस सुलगती चिता पर मिट्टी डालनी पड़ती है। आग तेज होती है, रामलाल उसे डराता है, रवि के हाथ जलने लगते हैं। लेकिन वो रुकता नहीं रुकता। सूरज निकलने से पहले वो आखिरी मुट्ठी मिट्टी डालता है। ये दर्शाता है कि अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए वर्तमान को भी दर्द सहना पड़ता है। बिल्कुल। बिना तकलीफ के समाज में कोई बदलाव नहीं आता। इसके लिए हाथ जलाने पड़ते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अतीत के झूठ और रूढ़ियों को खत्म करना एक बहुत ही गंदा और दर्दनाक काम होता है। रवि का शारीरिक रूप से जलना इसी बात का प्रतीक है कि जब आप समाज के गहरे सच को बाहर निकालते हैं तो समाज प्रतिरोध करता है, और उस प्रतिरोध की आंच सच सामने लाने वाले को झुलसा देती है। और फिर सूरज निकलने पर सन्नाटा छा जाता है। सुबह होने पर कहानी अपने चरम से परिणाम की ओर बढ़ती है, जो कि बहुत ही इमोशनल हिस्सा है। हाँ, सुबह रवि शमशान के बाहर गांव वालों को मिलता है। वो पूरी रात का सच बताता है। गांव वाले अंदर जाकर वो पुरानी हड्डियां देखते हैं। गांव के बुजुर्ग अपनी गलती मानकर रोने लगते हैं, और उसी दिन रामलाल का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। और शमशान से आवाजें आना बंद हो जाती हैं। हाँ, आवाजें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। लेकिन यही मेरे मन में एक बहुत तीखा सवाल उठता है। बताइए। क्या महज एक अंतिम संस्कार कर देने से 20 साल का इतना बड़ा पाप धुल सकता है? मतलब एक निर्दोष इंसान को जिंदा जला दिया गया, और 20 साल बाद बस उसकी हड्डियां जलाकर कुछ आंसू बहा देने से गांव वालों के सारे गुनाह माफ हो गए? क्या ये उनके लिए बहुत आसान नहीं हो गया? देखिए, अगर हम आज की आधुनिक न्याय व्यवस्था या कानूनी नजरिए से सोचें तो ये पूरी तरह से अनुचित लगता है। बिल्कुल, हत्यारों को तो कोई सजा ही नहीं मिली। राइट। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हम एक लोक कथा के मनोवैज्ञानिक ढांचे की बात कर रहे हैं। यहाँ अंतिम संस्कार सिर्फ एक कर्म कांड नहीं है। तो फिर क्या है? ये ब्रह्मांडीय संतुलन, कॉस्मिक बैलेंस को वापस लाने का एक तरीका है। ये समाज द्वारा अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का प्रतीक है। यानी ये गलती मानने की प्रक्रिया है। हाँ। जब तक गलती मानी नहीं जाती तब तक आग बुझती नहीं है। बुजुर्गों का रोना और अंतिम संस्कार करना इस बात का ऐलान है कि हाँ, हमने एक निर्दोष को मारा था। तो ज्ञान का असल मूल्य ये समझने में है कि इतिहास को दबाने से वो खत्म नहीं होता, बल्कि वो राक्षसी रूप ले लेता है। एकदम सही। अब कहानी के अंत में बताया गया है कि रवि को आज भी कभी-कभी एक बहुत ही धीमी सी धन्यवाद की आवाज सुनाई देती है। सतह पर देखें तो ये एक बहुत ही सुखद अंत लगता है। रामलाल को शांति मिल गई, मीरा जो 15 साल पहले गायब हुई थी वो आजाद हो गई, और गांव का श्राप टूट गया। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, क्या वो आग सच में पूरी तरह बुझ गई है? और यही वो बिंदु है जहां ये पूरी कहानी एक बहुत ही झकझोर देने वाला मोड़ लेती है। सुनने वालों के लिए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। मैं शायद समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए जरा इस कहानी का गणित देखिए। रामलाल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पिछले 20 सालों से हर साल एक आत्मा वहां फंस जाती है। राइट, हर साल एक। कहानी में हमें मीरा के बारे में पता चलता है जो 15 साल पहले वहां फंसी थी। चलिए ये मान लेते हैं कि गांव वालों ने रामलाल का अंतिम संस्कार करके अपनी जान बचा ली और अपना बैलेंस बना लिया। लेकिन उन बाकी 19 बेगुनाह आत्माओं का क्या हुआ? बाप रे! इस गणित को सामने रखते ही तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल जाता है ना? 20 साल, हर साल एक आत्मा। अगर मीरा को हटा दें तो 19 और निर्दोष लोग वहां उस आग का शिकार हुए। बिल्कुल, 19 मासूम लोग। रामलाल को उसकी शांति मिल गई, गांव वालों को उनकी माफी मिल गई, लेकिन क्या उन 19 निर्दोष लोगों की मौत का हिसाब कभी पूरा हो पाएगा? ये बहुत ही डरावना विचार है ना? रामलाल के उस अंधे गुस्से के कारण जो 19 नई हत्याएं हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल के साथ तो वो अनबुझी आग एक नया ही अर्थ ले लेती है। न्याय तो अभी भी पूरी तरह से अधूरा है। शायद वो एक नई शुरुआत है। शायद वो
अनबुझी आग अब शमशान की लकड़ियों में नहीं बल्कि उन 19 आत्माओं के इंसाफ के लिए किसी नए रूप में सुलगने की तैयारी कर रही है। क्योंकि अन्याय और अनसुलझे आघात की आग किसी विज्ञान के नियम को नहीं मानती। बिल्कुल नहीं मानती। वो बस इंतजार करती है सही हवा का और सही समय का। और सोचने वाली बात यह है कि जब वो आग दोबारा भड़केगी तो वो किसकी दहलीज पर पहुंचेगी। एकदम सही। और इसी खौफनाक सवाल के साथ स्रोत सामग्री पर हमारी आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।